हेलो बच्चों। तो बच्चों आज अपन सेट थ्योरी की एक्सरसाइज 1.2 करेंगे। 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 और 1.6। ठीक है बच्चों, तो उसको आज अपन खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो 1.2 देखो बच्चों, 1.2 का पहला क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 11 बच्चों। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। बच्चों रिक्त समुच्चय क्या होता है? ऐसा समुच्चय जिसके अंदर एक भी अवयव नहीं हो, उसे अपन क्या बोलते हैं मेरे प्यारे लालो? रिक्त समुच्चय। तो कौन सा रिक्त समुच्चय के उदाहरण है? तो देखो पहला जो ऑप्शन है, पहला में क्या दे रखा है? दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, पहले का पहला। तो बच्चों अब इसमें देखो कि विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या कौन सी होती है बच्चों? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये तो विषम प्राकृत संख्या है। ठीक है, अब उसने क्या बोला है कि 2 से भाज्य होनी चाहिए। कोई है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो? इनमें से कोई संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा हो? नहीं जा रहा। तो ये जो समुच्चय बनेगा, ये कैसा समुच्चय बनेगा बच्चों? 5, रिक्त समुच्चय। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये आपके पास क्या दे रखा है? आपको स्टेटमेंट में दे रखा है कि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बनाओ, लेकिन जब अपन ने देखा ऐसा कोई अवयव है ही नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्चय हो जाएगा। सेकंड देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। ले आओ सर, ले आओ। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी थी बच्चों? 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है बच्चों, और हमारे बाबूजी आ गए पानी लेके। देखो बच्चों, सम अभाज्य संख्या कौन सी होती है? मतलब अभाज्य संख्या कौन सी होती है बच्चों? 2, 3, 5, 7, 11 इस प्रकार की। और अपन को कौन सी लेनी है? सम। कौन सी लेनी है बच्चों? सम अभाज्य संख्या। तो सम अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। 2 कैसी संख्या है? सम अभाज्य संख्या। तो मिल गया बच्चों। तो जब मैं इसका समुच्चय बनाऊंगा यानी रोस्टर विधि में लिखूंगा तो यही लिखूंगा। ठीक है बच्चों, तो अब ये तो क्या है? ये रिक्त समुच्चय क्या? नहीं, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, तो ये उदाहरण नहीं है। तीसरा देखो, तीसरा क्या दे रखा है? समुच्चय निर्माण विधि में x इस प्रकार है कि x एक प्राकृत संख्या है, x एक प्राकृत संख्या है और x 5 से छोटी है और साथ ही साथ x 7 से बड़ी है। ठीक है बच्चों, यानी अपन को क्या देनी है? अपन को कैसी संख्या देनी है? ऐसी संख्या, मतलब एक x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से तो क्या है? बड़ी है। देखो मतलब 5 से छोटी हो, 5 से तो क्या हो? छोटी हो, है ना? x इज लेस देन 5 और साथ ही साथ 7 से बड़ी हो। बच्चों ऐसी कोई संख्या देखी है आपने प्राकृत संख्या जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? है ऐसी कोई संख्या? 5 से तो छोटी और 7 से बड़ी। अरे बच्चों देखो समझो, 5 से छोटी कौन कौन सी प्राकृत संख्या होती है? 5 से छोटी, तो 5 से छोटी 1, 2, 3, 4 यही है। और 7 से बड़ी कौन कौन सी प्राकृत संख्या है? 8, 9, 10, 11 ये। अब आपसे कह रहा है कि ऐसी संख्या ढूंढो कि जो इनमें और ये क्या हो? बराबर हो। ऐसा कोई हो सकता है क्या? मतलब कि 3 जो है, 3 5 से तो क्या है? छोटा है, लेकिन क्या 3 7 से बड़ा है क्या? नहीं है ना। तो इसका मतलब ये कैसा समुच्चय बनेगा? रिक्त समुच्चय। इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। समझ आए बच्चों? अपन को क्या बोला है
कि आपको एक ऐसा समुच्चय बनाना है जिसमें अवयव ऐसे हो कि वो अवयव 5 से तो क्या हो, छोटे हो और 7 से बड़े हो। ऐसा तो हो ही नहीं सकता बच्चों, ठीक है। तो ये कैसा समुच्चय हो जाएगा, रिक्त समुच्चय। फिर चौथा पॉइंट देखो, चौथा क्या है, चौथा है आपके पास y इस प्रकार है कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का, किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। ये आपको दे रखा है बच्चों, ठीक है। यानी इसने क्या बोला है कि y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अपन को अब ऐसे अवयव ढूंढने हैं कि वो अवयव क्या हो, कि वो अवयव दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ हो। अब बच्चों इस कहानी को मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ, क्योंकि ये कहानी कई बार आपको पास आएगी, कई बार, ठीक है बच्चों। 11th में और 12th में कई बार आप इससे डील करोगे। तो बच्चों समांतर रेखाएं क्या होती है, देखो एक रेखा ये रही, ठीक है बच्चों, दिख रहा है क्या आपको, हाँ, एक रेखा ये रही, एक ही रेखा ये रही, एक ही रेखा ये रही, ये तो हो गई बच्चों समांतर रेखा, ठीक है बच्चों। अब मान लो मैंने कोई दो ऐसी रेखा, उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो बच्चों एक रेखा अपने पास ये रही और एक रेखा अपने पास ऐसे गई, तो अब आप बता सकते हो इनमें से कौन सा बिंदु है जो इसमें भी आ रहा हो, इसमें भी आ रहा हो। तो वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला जो बिंदु होगा, ये बिंदु क्या हो जाएगा, ये बिंदु उभयनिष्ठ हो जाएगा। ये बिंदु क्या जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। दो जगह बात समझ में आई, मतलब एक जगह, मतलब एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। ध्यान से समझना बच्चों इस बात को, जब दो रेखा आपस में प्रतिच्छेद करेगी तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। एक सॉल्यूशन मिलने का मतलब है कि एक उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब रेखा समांतर है, जब रेखा समांतर है, पैरेलल है, तो अब बता सकते हो अब इनमें कोई उभयनिष्ठ बिंदु मिलेगा क्या, नहीं, कट तो रही है, रेखा समांतर है तो कटेंगी थोड़ी, तो कटेंगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु आएगा क्या, नहीं आएगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्या जाएगा, अपन को ये क्या कह रहा है, ऐसा अवयव ढूंढ के लाओ, ऐसा अवयव ढूंढ के लाओ जो क्या हो, समांतर रेखाओं में उभयनिष्ठ हो। तो अपन बोलेंगे तो पागल वाली बात कर रहा है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो ये क्या जाएगा, फाई, तो ये क्या जाएगा, रिक्त समुच्चय, ठीक है बच्चों। अच्छा अब मैं आपको एक कहानी ऐसे सुनाता हूं, मान लो, देखना मैं कैसे कैसे आपको डील करूंगा। एक फंक्शन ले लिया मैंने एफ ऑफ एक्स, अभी मैंने आपको फलन नहीं पढ़ाया है लेकिन बेसिक सी बातें बता देता हूं मैं। एक फलन एफ ऑफ एक्स है, एक फलन जी एक्स है, ठीक है बच्चों। इसका ग्राफ मान लो ये ऐसा ग्राफ है इसका, और जी एक्स का ग्राफ मान लो ये ऐसा है, समझ आया बच्चों। ग्राफ कुछ भी हो सकता है ग्राफ का। अब मैं आपसे बोलूं, बता सकते हो कि एफ एक्स और जी एक्स के कितने हल है। मैं आपसे बोलता हूं कि जो दो फलन है एफ एंड जी के कितने हल संभव है, कितने हल संभव है, ठीक है बच्चों। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप ग्राफ, यदि आपको आता है बनाना तो ग्राफ बना सकते हो, नहीं आता है तो अभी आप पेशेंस रखो बच्चों, आगे आगे आपको ये चीज भी सिखाई जाएंगी। ओके मेरे प्यारे लालो, तो देखो मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि एक आपको प्रिडिक्शन लगाना है कि एफ और जी के बीच में कितने हल हो सकते हैं। तो कितने हल होंगे, जितने उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, जितने क्या होंगे, उभयनिष्ठ बिंदु होंगे, उतने ही क्या होंगे, उसके हल होंगे। तो कितने उभयनिष्ठ बिंदु है, कहां कहां पे कट रहे, अब उभयनिष्ठ बिंदु क्या होता है, कटान, जहां जहां पे वो प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो कितने, 1 2 और 3, तो समझ में आया बच्चा। तो कितने हल हो गए इसके, 3। IIT JEE में जो का त्यो क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, एक आपको फलन दे देगा, एक दूसरा दे देगा, आपसे पूछा जाएगा हाउ मच सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, मतलब ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है बच्चों, कितने हल होंगे। तो आपको वहां पे प्रिडिक्शन क्या लगानी पड़ती है बच्चों, वहां पे आपसे ग्राफ बन जाता है तो वेल एंड गुड, ग्राफ नहीं बनता है तो इसका एक मेथड होता है बच्चों, वो मेथड अपन आगे धीरे धीरे सीख लेंगे। ओके मेरे लालो, ठीक है, बेसिक आना चाहिए आपको। तो जब भी हल की बात हो, कितने हल संभव है, तो आपके दिमाग में जाएगा, अरे गुरुजी ने अपन को सेट थ्योरम बताया था, कॉमन लेना, और हाँ काटेंगे देखेंगे, समझाए बच्चों। अच्छा
अब आपसे कोई बोले कि दो समांतर रेखाओं के मध्य कितने हल संभव है, दो समांतर रेखाओं में कितने हल संभव है, तो बच्चों कॉमन आ रहा है क्या? दो समांतर रेखा में कोई बिंदु ऐसा है जो कॉमन आ रहा है क्या? नहीं आ रहा ना, तो कितने हल संभव है? अनंत हल है ही नहीं। समझे बच्चों, कोई हल ही नहीं है उसमें। ठीक है, और गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? ओके चलो। अच्छा लेकिन एक क्वेश्चन और मैं बोल दूं, दो समपाती रेखा, देखो समांतर रेखा में तो कोई हल ही नहीं है, तो आप लिख दोगे कोई हल विद्यमान नहीं है। ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोल दिया दो समपाती रेखा, दो समपाती रेखा का मतलब एक रेखा ये रही और एक दूसरी रेखा भी इसके ऊपर है, तो ये हो जाएगी क्या बच्चों? समपाती रेखा। ठीक है, समपाती रेखा, दो समपाती रेखा में कितने हल विद्यमान है? तो बच्चों कितने बिंदु ऐसे जो इन दोनों पे लाई कर रहे हैं, तो ये तो अनंत बिंदु गए, ये, तो ऐसे कितने हल हो जाएंगे? अनंत हल हो जाएंगे। कितने हल हो जाएंगे इसके? अनंत हल। आगे गेट में बच्चों, तो दो समपाती रेखाओं के मध्य कितने कॉमन पॉइंट होते हैं? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट होते हैं बच्चों। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? समझ में आ गया ये चीजें? ओके मेरे लालो, तो देखो मैंने एक इसी क्वेश्चन को कहां से घुमा के कहां पे लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं। चलो बच्चों, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन समाप्त। तो पहला क्वेश्चन में बोलो कौन कौन से रिक्त समुच्चय होंगे? तो पहला जो होगा वो रिक्त समुच्चय होगा, दूसरा रिक्त समुच्चय नहीं है, तीसरा रिक्त समुच्चय कहलाएगा, चौथा ये भी क्या कहलाएगा? रिक्त समुच्चय कहलाएगा। समझ आए बच्चों? कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो पहला क्वेश्चन समाप्त। तो दूसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बोलो जय माता दी। चलो बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित समुच्चय में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है? तो परिमित और अपरिमित मैंने आपको बता ही दिया, सिखा ही दिया। ठीक है, तो देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे बोला है कौन परिमित है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या कर रहा है? वर्ष के महीनों का समुच्चय, वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो मैं लाला आप बता सकते हो वर्ष के महीने 12 महीने, तो फाइनाइट हो गए, काउंट कर सकते हो आप इजीली। जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई, दिसंबर, तो काउंट हो गए ना। तो ये क्या जाएगा? परिमित समुच्चय। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्या है? दूसरा आपको देखा 1 2 3 सो ऑन, तो ये क्या हो गया बच्चों? अपरिमित हो गया, रुक ही नहीं रहा, इसको रुकने का नाम ही नहीं है, तो ये क्या हो गया बच्चों? अपरिमित हो गया। तीसरा देखो बच्चों, तीसरा क्या दे रखा है आपको? 1 2 3 सो ऑन, 99 और 100। अब ये रोक दिया, तो ये रोक दिया तो क्या हो गया? परिमित हो गया। अरे हाँ, तो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है ना। आप ये खुद ही बना रहे हो, आप, मैं आपसे नहीं बनवा रहा, आपको आता है पहले से। कई बच्चे तो कर भी चुके हो, कई देख भी नहीं रहे होंगे, अरे गुरुजी तो हमने कर लिया। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय ये है। तो मेरे ला लो 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो 100, 101, 102, 103, 100 ऑन, तो क्या हो गया? ये चलते जाएगा, तो ये क्या हो गया? अपरिमित समुच्चय। अच्छा 100 से छोटा होता तो 100 से छोटा धन पूर्णांक बोलता, तब तो फिर क्या होता है? ये परिमित हो जाता, 100 से छोटा धन पूर्णांक। ठीक है बच्चों। अच्छा ये ऐसे बोलता 100 से छोटा पूर्णांकों का समुच्चय, परिमित है कि अपरिमित? 100 से छोटा पूर्णांकों का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित? तो क्या हो जाएगा बच्चों? वो अपरिमित हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्णांक, देखो मैंने यही क्वेश्चन बोला, मैंने बोला 100 से छोटा पूर्णांक, धन लगा रहा हूं मैं, धन नहीं लगा रहा बच्चों मैं, है ना, पूर्णांकों का समुच्चय। अब मेरे लालो देखो, पूर्णांक जो होता है वो इंटीजर नंबर आई या जेड से डिनोट करते हैं, और इसमें नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, ऐसे। ठीक है बच्चों। अब देखो 100 से छोटा जैसे मैं लिखूंगा तो 100, 99, 98,
सो ऑन, धीरे 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 1 भी आएगा, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, -3 भी आएगा। अब देखो मैं खुद ही निकल गया इस कैमरे से बाहर। देखो बच्चों कहाँ तक दिख रहा है अपन को, 0 भी आएगा, -1 भी आएगा, -2 भी आएगा, सो ऑन चलते चलो अनंत तक नेगेटिव में। तो ये क्या हो जाएगा, परिमित क्या है, परिमित, अपरिमित। समझ आए मेरे प्यारे बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो देखो एक छोटा सा चिन्ह सा, देखो ये धन हटा दिए बस मैंने, ये धन हटाते ही तो हो गया लफड़ा। देखो अब यदि मैं ये बोलता 100 से छोटा धन पूर्णांक, तो ये बोलता धन पूर्णांक, तो फिर वो कहाँ रुक जाता, 1 पे आके रुक जाता, तो फिर वो क्या कहलाता, परिमित समुच्चय। अरे हाँ कोई चीज, ठीक है। अच्छा कई बच्चे बोलोगे अरे गुरुजी तो हम जानते हैं, कहाँ को बता रहे हो? तो 99, अच्छा अगला देखो, 99 से छोटे, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो बच्चों 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो अभाज्य क्या होती है, अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 है ना बच्चों। ऐसी संख्या जिसमें खुद का और 1 का भाग जाए वो कैसी संख्या कहलाती है, अभाज्य संख्या। एक बार बच्चों इसका इंग्लिश वर्ड भी आपको याद रखना है, प्राइम नंबर बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। अभाज्य पूर्णांक संख्या को क्या बोलते हैं अपन, प्राइम नंबर। तो बोलो 99 से छोटे प्राइम नंबर लिख सकते हो आप, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो क्या हो गया ये, परिमित क्या है, परिमित, तो ये क्या हो गया, परिमित। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या? तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म। तो क्वेश्चन नंबर 2 में परिमित अपरिमित कौन कौन से है? पहला जो क्वेश्चन है वो परिमित है, दूसरा अपरिमित है, तीसरा परिमित है, चौथा धन बड़ा पूर्णांक है ना, तो वो अपरिमित हो गया, पांचवा 99 से छोटा, तो ये परिमित हो गया। ओके मेरे लालो, कोई दिक्कत है तो बोलो। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित समुच्चय में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। वापिस से परिमित अपरिमित बताना है, तो मैं अब आपको डायरेक्टली बोल दूं, सीधा सीधा बोल देता जाऊं। ठीक है बच्चों सुनो, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। बच्चों एक्स अक्ष क्या होता है, देखो अभी आपका शुरू में है ना बच्चों, इसलिए मैं आपको इतना वो करा रहा हूं। नहीं बच्चों ओरली बोलूंगा मुंह से, क्योंकि ये सब आपको आएगा। अभी मुझे ये नहीं मालूम कौन कौन से बच्चे पढ़ रहे हैं, कैसे कैसे किस टाइप के बच्चों। जब आप देखो रूबरू हो जाओगे तो आप 12th क्लास के बच्चों से पूछ लेना बच्चों, अपन जब कराएंगे ना क्वेश्चन तो ओरली ऐसे बोलते चलेंगे। बच्चों का तो हाँ सर, हाँ सर, हाँ करेगा। ठीक है नहीं लालो, बस ऐसे ही पूछते चलेंगे अपन। तो यदि किसी बच्चे के मन में डाउट आ रहा है ना कि गुरुजी आप तो बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हो, ऐसे करते हो, इतना ही जी। ठीक है बच्चों, तो क्लास में आओ तब पता लगेगा। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो मेरा लालो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय परिमित है कि अपरिमित, ये पूछा है। तो बच्चों आपको ये आता होगा कि ये तो कहलाता है एक्स अक्ष, ये कहलाता है अपने पास वाई अक्ष, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक है मैं ला लो एक्स अक्ष के समांतर। अब इस रेखा के समांतर धुमो 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 डिंग डोंग डिंग डिंग डोंग डिंग डिंग, चलते चलो चलते ही चलो चलते ही चलो चलते ही चलो, कितना हो जाएगा, ये तो अनकाउंटेबल है समांतर। तो अब मैं आपसे बोलूं बच्चों, देखो आपके आगे चल के कॉनिक सेक्शन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों कॉनिक सेक्शन, और यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये मान लो आप कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपके जेई में और एडवांस में आते हैं बच्चों इसके ऊपर। या मैं यूं कह लूं कि कितने ऐसा कोई सा भी कंपटीशन नहीं है जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी बच्चों आपको बहुत अच्छा खेलना पड़ेगा, पूरा इजी से खेलना पड़ेगा ग्राफों से। तो मैं आपसे बोलूं कि एक रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो एक रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत। 1 2 3 पैरेलल देखो ना, एक रेखा, भाई मैं तो एक्स अक्ष को एक रेखा मान लेता हूं। अब इस रेखा के समांतर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, अनंत रेखा है। और तेरी कुछ ये तो लफड़ा हो गया। अब ये अनंत रेखाओं का समीकरण पूछ लेता है कभी कभी आपसे। तो बच्चों अनंत रेखाओं का समीकरण निकालने में अपने प्राण निकल जाएंगे। भाई अपन तो इसके निकालेंगे, इसके निकालेंगे, इसके निकालेंगे, इसके निकालेंगे, इसके निकालेंगे। तो इसके लिए जब भी आपको अनंत वक्रों का समीकरण लिखना है एक इक्वेशन में,
जब भी आपको कोई भी अनंत वस्तुओं को एक वस्तु में कंटेन करना है तो उसको अपन बोलते हैं फैमिली ऑफ कर्व। उसे क्या बोलेंगे बच्चों अपन? फैमिली ऑफ कर्व। तो ये कॉन्सेप्ट होता है फैमिली ऑफ कर्व का, ठीक है। वक्रों का परिवार या वक्रों का निकाय, वक्रों का निकाय, ठीक है बच्चों। तो फैमिली ऑफ कर्व जिसमें एक अवयव अपन को क्या लेना पड़ता है? चर राशि लेनी पड़ती है बदलने वाली, इसका मान बदलते चलो और ग्राफ और समीकरण आपका अलग 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 बनता चलेगा। तो अपन भी दिमाग लगाएंगे जब एग्जामिनर ऐसे अपन से पूछेगा कि अनंत वस्तु यानी अनंत समीकरण लिखो, अनंत वक्रों का समीकरण लिख रहे हैं आपको, तो अपन क्या करेंगे? एक सिंगल लाइन में एक चर राशि घुसा देंगे। अब उस एग्जामिनर से बोल देंगे बेटा इसका मान रखता चल और तेरे को सारे मान मिलते चलेंगे। समझाए बच्चों? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, ये भी बाद में पढ़ेंगे। तो समझ में आ गया ये? तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो पहला है एस एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती है? अनंत। तो ये परिमित है कि अपरिमित है? तो ये अपरिमित हो गया। दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय 26 ही तो लेटर होते हैं, तो परिमित हो गया। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 का गुणज हो। अब 5 का गुणज बच्चों देखो 5, 10, 15, 20, 100 ऑन, तो ये कैसा हो गया? अपरिमित। कैसा हो गया? अपरिमित। ठीक है बच्चों। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, मतलब अच्छा तो क्या मतलब ये समझो, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय। देखो बच्चों एक दिन मैंने आपको बोला था कि कौन सा समुच्चय आप बना सकते हो, कौन सा नहीं बना सकते। ठीक है, मैंने आपको ये बोला कि मान लो मैं भगवान हूं और ये मेरी पृथ्वी है बच्चों। अरे गुरुजी भगवान मान लो, कंसिडर कर लो बच्चों, अपन तो मैथ में मानते ही है ना। अब मैं बोलूं कि जितने भी जानवर है रे खड़े जाओ, तो सारे जानवर खड़े हो जाएंगे। भाई जितने भी जानवर को मैंने पृथ्वी पे भेजा है, पृथ्वी पे बैठे हैं वो, और मैंने बोला ए जानवरों खड़े जाओ, ठीक है। अब इंसान तो खड़ा नहीं होगा ना बच्चों, जानवर को एनिमल ही बोलूंगा बच्चों, ऐसे नहीं। मैं ये तो अपन वर्ड बोल देते हैं हिंदी में जानवर, मान लो अपन अच्छी भाषा बोले एनिमल, तो एनिमल खड़े हो जाओ, तो इंसान खड़ा तो भी होगा, जानवर ही खड़े हो जाएंगे ना। अब जितने खड़े हैं उनको काउंट कर लो, हालांकि अपनी जिंदगी निकल जाएगी उसको काउंट करते करते, लेकिन वो तो है ना बच्चों, वो चीज तो है, काउंट तो कर सकते हैं अपन है। ये अलग बात है कि बहुत ज्यादा संख्या में है, लेकिन काउंट तो हो सकता है, तो उसे अपन ये बोलेंगे परिमित समुच्चय। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय, तो ये क्या हो जाता है? परिमित। गिनने में तो हालांकि अपन पृथ्वी पर कितने सारे जानवर है बच्चों, बहुत सारे जानवर है, समुद्र के अलग है, ठीक है, उभयचर, नवचर, स्थलचर, अरे बहुत सारे जानवर है बच्चों। ठीक है, तो आप काउंट कर नहीं सकते, लेकिन जब अपन भगवान के कंसिडर के रूप में देखेंगे, अरे तो सबको काउंट कर लो, इसमें क्या है, काउंट तो हो सकता है। ये अलग बात है 20 साल 30 साल लग जाए। ठीक है बच्चों, तो ये कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। ठीक है, काउंटेबल है ना, संख्या ये तो है नहीं कि रुकी नहीं रही, काउंट तो कर सकते हैं अपन, करना चाहेंगे स्टार्ट करेंगे। तो पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवरों का समुच्चय क्या जाएगा? परिमित समुच्चय। ओके मेरे बच्चों, तो ये खत्म हो गया। अच्छा दूसरा, पांचवा, मूल बिंदु से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु देखो, अब बच्चों यही मैं यहीं पे पढ़ा देता हूँ, ये मेरे पास y अक्ष, ये मेरे पास x अक्ष, ये मेरे पास क्या है? मूल बिंदु। मूल बिंदु से होके जाने वाले वृत्तों का समीकरण। तो एक वृत्त ये बन सकता है, एक वृत्त ये बन सकता है, एक वृत्त ये बन सकता है, वो बनते जाओ, बनाते जाओ, जय माता दी बोलते जाओ, ढुशुम 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 करते जाओ, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, तो कितने हो गए? ये तो अनंत, अपरिमित, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित। ठीक है बच्चों, तो मूल बिंदु से कितने वृत्त गुजरते हैं? अनंत। अब फिर वापिस से वही फैमिली ऑफ कर्व का, ये मूल बिंदु से होके जाने वाले सभी वृत्तों का समीकरण लिखना है, तो फिर क्या लगाओगे? मूल बिंदु से होके जाने वाले सभी वृत्तों का समीकरण। अब समीकरण तो हमेशा एक इंडिविजुअल का लिखा जाता है, लेकिन तो अनंत हो गए, तो इनको लिखने का कॉन्सेप्ट लगाना है, तो क्या लेंगे? फैमिली ऑफ कर्व। तो फैमिली ऑफ कर्व का कॉन्सेप्ट अपन यूज में लेंगे। ओके मैं ला लो, समझ में आ गया?
बस अभी तो इतना सा याद रख लो, हाँ यूज में लेंगे, रट्टा मार लो बस, बाद में जब अपन पढ़ाएंगे तब देखना, तो आपको ऐसा लगेगा हो रहे हाँ इसको तो अपन जानते हैं, फैमिलियर है इस वर्ड से। तो बच्चों समझ में आ गया ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पोस्टमार्टम खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 के ग्राफ से निम्नलिखित में बतलाइए कि A बराबर B है अथवा नहीं। समान समुच्चय, तो बच्चों दो समान समुच्चय के लिए क्या कैसे करते हैं, देखो ओ मेरे लाल ओ, डिंग डंग डिंग 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 डिंग। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं मेरे लालो आपसे कि निम्न में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं, ठीक है, तो समान। तो पहला क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, देखो सिंपल सा है, मैं आपको ऐसे बोल देता हूँ बच्चों। A में क्या दे रखा है आपको, A B C D, ठीक है, और B आपको क्या दे रखा है, D C B A, दो। अब A बराबर B, बच्चों मैं आपसे कहता हूं क्या कि दो समुच्चय समान कब कहलाएंगे, जब इनमें स्थित अवयव भी क्या हो, बराबर हो। तो बच्चों इसमें अवयव क्या है, A B C D, इसमें अवयव क्या है, A B C D, तो समान है, तो ये क्या कहलाएंगे, समान। ठीक है बच्चों। दूसरा पार्ट देखो इसका, दूसरा A बराबर आपको दे रखा है 4 8 12 16, और B आपको दे रखा है क्या, 8 4 16 18। देखो कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन करवाने पड़ रहे हैं ना। 4 8 12 16, 4 8 12 16 नहीं है, मतलब 12 नहीं है इसमें, 16 है, 18 है, तो ये समान तो नहीं होगा, तो ये A नॉट इक्वल टू B। ठीक है बच्चों, किसकी वजह से, 18 और 16 की वजह से, 18 और 12 की वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद में तीसरा देख लो, तीसरे में A तो आपको दे रखा है रोस्टर विधि में, A रोस्टर विधि में क्या दे रखा है, 2 4 6 8 10, और B आपको क्या दे रखा है बच्चों, B आपको समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है कि मुझे X ढूंढ के लाना है। कैसा X कैसा है, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे, नियम लिखेंगे, रूल लिखेंगे कि X सम धन पूर्णांक है, X सम धन पूर्णांक है, और X की वैल्यू क्या है, 10 या 10 से छोटी है। तो बच्चों सम धन पूर्णांक तो क्या होता है, 2 4 6 8 10 12 ऐसे होते हैं सम धन पूर्णांक। लेकिन आपको कंडीशन दे दी, और ये किससे छोटे होना चाहिए, 10 या 10 से छोटे, तो 10 या 10 से छोटे, तो कितना जाएगा इसमें, 2 4 6 8 10, 10 भी शामिल है, देखो 10 या 10 से छोटा। अब बोलो इसमें 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, तो ये A और B क्या है, बराबर। ठीक है, मैं ला लो, कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत आ रही है तो बोलो जल्दी जल्दी। चलो फिर तीसरा हो गया, चौथा देखो, चौथा दोनों ही, अच्छा चौथे में पहला आपको क्या दे रखा है, समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है, तो क्या दे रखा है, X संख्या 10 का एक गुणज है, तो 10 का एक गुणज है तो कितना जाएगा, 10 20 30 40 100। ठीक है बच्चों, और B आपको क्या दे रखा है, B आपको दे रखा है 10 15 20 25, 10 15 20 25 ऐसे, तो ये क्या बराबर है क्या, क्या ये बराबर है क्या, बराबर नहीं है ना, क्योंकि 15 आ रहा है, उसमें 15 नहीं आ रहा। ठीक है, तो दो समुच्चय को समान कब कहेंगे, जब उनके अवयव भी क्या हो, बराबर हो। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 क्या करेगा, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए, है या नहीं, है ना। तो बच्चों पहला जो है क्वेश्चन नंबर 5 का, जिंग डिंग देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का पहला जो दे रखा है आपको, वो तो दे रखा है A बराबर 2 3 रोस्टर विधि में, और B आपको दे रखा है बच्चों क्या, समुच्चय निर्माण विधि में। X एक अवयव लाना है मुझे, कैसा अवयव लाना है, इसकी रूल क्या है, तो X समीकरण x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का एक हल है।
बच्चों देखो अब इसमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, माइनस करोगे प्लस करोगे दोनों में लफड़ा हो जाएगा। यहां पे देखो बच्चों माइनस लगाओगे या माइनस लगाओगे तब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस, मतलब अपन को क्या करना है, मुझे x लिखना है और ये x कैसे लिखना है, नियम भी तो है, कैसा लिखना है कि ये जो x है ये इस समीकरण को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। हल का मतलब फिर मैंने समझा दिया बच्चों, हल का मतलब क्या होता है, हल का मतलब कि वो कहां पे काट रहा है। ठीक है बच्चों, तो काटने के लिए दो वक्र लेते हैं। अब बच्चों आप कहो तो मैं आपका इसका पोस्टमार्टम कर देता हूं, चलो मैं कर ही देता हूं, वैसे हालांकि मुझे बाद में करना चाहिए था। बच्चों आपने पढ़ा है द्विघात समीकरण, ठीक है बच्चों। अब हम इसको पढ़ाएंगे पॉलिनोमियल फलन यानी द्विघात फलन। बच्चों आपने पढ़ा है इसको ऐसे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0, ऐसे पढ़ा है आपने, ठीक है। फिर आपने इसके टुकड़े करे होंगे बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 3x प्लस के 6 बराबर 0। फिर आपने यहाँ से x के 2 मान निकाले, x माइनस 2, फिर यहाँ माइनस के 3 कॉमन ले लिया, x माइनस के 2 बराबर 0। अब यहाँ x माइनस 2 तो कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 3 बराबर 0। अब दो फलन इनटू में 0 हो तो x माइनस 2 बराबर 0 या x माइनस 3 बराबर 0, तो यहाँ x का मान 2 आया या x का मान क्या आया, 3 आया। ठीक है भाई लाला, समझ आया। अब ये है क्या, इस चीज को समझो बच्चों। द्विघात फलन यानी इसको मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के 6 और मैंने इसको लिख दिया फलन f ऑफ x। फलन f ऑफ x को मैं y भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, y बराबर ये लिख दिया। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। ये कैसा फलन है बच्चों, ये जो द्विघात फलन है ये कैसा है, पानी बढ़ता हुआ फलन। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 को यदि मैं ग्राफ बनाऊं ना, इसका ग्राफ ऐसे मेंशन करूं तो एक्स स्क्वायर के आगे कैसा है, धनात्मक चिन्ह पॉजिटिव, तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो पानी बढ़ता हुआ बनेगा ऐसे हमेशा। द्विघात फलन जो भी आपको होगा, यानी द्विघात फलन क्या कि x की हाईएस्ट पावर, x की उच्चतम पावर कितनी हो, 2, तो उसे अपन बोलते हैं द्विघात फलन। अब कई बच्चों समझ में आ रहा है गुरुजी ऐसे कैसे बीच बीच में, तो बच्चों ये अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ेंगे आपके इसी में ही है, तो मैं इसको भी अच्छे से बहुत अच्छे से डिटेल में लेके जाऊंगा। अभी तो बस कॉमन सी बात बता देता हूं मैं, इस कहानी का मतलब क्या है। हल आ गया ना बीच में, तो हल अभी मैंने आपको बताया था वो बेनिस्ट वाला हल, तो वो उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, तो देखो समझो बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर का गुणांक यदि पॉजिटिव है तो पानी भरता हुआ परवलय बनेगा, और यदि यहाँ माइनस लग जाए तो पानी डोलता हुआ क्या बनेगा, वक्र बनेगा। इतनी सी आपको समझ में आनी चाहिए, कैसी भी हो कुछ भी हो बनेगा ऐसा ही। इसमें प्लस माइनस संख्या कुछ भी हो, गुणांक कुछ भी हो, x की हाईएस्ट पावर यदि 2 है तो उसका ग्राफ ऐसे बनेगा, पानी बढ़ता हुआ, यदि वो प्लस है तो यहाँ, और यदि माइनस है तो डुलता हुआ। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत है क्या। चलो, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट ये है कि सर आपने बोला हल के लिए 2 फलन होना चाहिए, 2 वक्र होना चाहिए, तभी तो काटेंगे और वही हल कहलाएंगे। अभी ये बोला उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु कब आते हैं, जब ग्राफ में 2 आपको दिख रहे हो, तो ये तो भी एक ही दिख रहा है और मुझे हल भी लिखना है, और ये हल कर दिया। इसका मतलब इसको मैंने क्या लिखा बच्चों, 0। अब 0 यहाँ क्या है, यहाँ 0 है y का मान। किसका मान 0 है, y का मान। और हाँ, और y का मान 0 बच्चों, ये क्या होती है, एक सरल रेखा। कौन सी सरल रेखा होती है बच्चों, ये असक्ष वाली, यानी ये असक्ष होता है। तो द्विघात समीकरण में आपने जो ये 0 पढ़ा है बच्चों, ये 0 एक दूसरा वक्र है, ये एक दूसरा वक्र है जिसे परवलय बोल लो या द्विघात फलन बोल लो, और ये जो है ये क्या है, एक सीधी रेखा। कौन सी सीधी रेखा, असक्ष वाली, असक्ष के। समझाए बच्चों, असक्ष का समीकरण क्या होता है, y बराबर 0 होता है। तो y बराबर 0 असक्ष। अब मैं y बराबर 0 जब इसमें ऐसे काटूंगा तो बोलो बच्चों कितनी बार कट गई है, 2 बार। अरे हाँ, तो 2 हल आ गए ना। और अब ये 2 क्या है, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2 कब आई, जब y का मान क्या रखा मैंने, 0। तो एक बिंदु ये आ गया। बिंदु हमेशा x y की फॉर्म में आता है,
ठीक है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ये मत समझो आप, बस यही समझ लो कि बिंदु हमेशा किसकी फॉर्म में आता है, एक्स वाई के रूप में। तो एक्स का मान 2 आ गया, वाई का मान 0, तो 2,0 ये आ गया, और ये कितना आया 3, अच्छा ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, और ये कितना जाएगा 2,0, क्योंकि पहले क्या आता है, छोटा मान आता है, फिर क्या आता है, बड़ा मान। तो कितने हल आ गए इसके, 2 हल। कितने हल आ गए इसके, 2 हल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? कितने हल है इसके, 2 हल। और 0, अब 0 0 रखने पे x के कितने, यहाँ पे क्या मान लिखना है अपन को, यहाँ पे केवल क्या लाना है मुझे, x। क्या लेके आना है मुझे, x। कौन सा x लेके आऊंगा, जो इस समीकरण को क्या करे, संतुष्ट करे। इसका मतलब इस समीकरण को कौन कौन से बिंदु संतुष्ट कर रहे हैं, ये। अब इसमें x का मान क्या है, 2 और 3। x का मान क्या है, 2 और 3, तो कितना जाएगा बच्चे इसमें, 2,3, और इसके 2,3, और इसके 2,3, तो ये कैसे समुच्चय समान। लेकिन बच्चों आपके ये बुक में मैं कंसर्न मतलब इसको करेक्शन करवा रहा हूँ, वैसे इसमें प्लस भी दे रखा है, एक्स उसका प्लस 5x प्लस 6, एक्स उसका प्लस 5x प्लस 6, ग्राफ तो यही बनेगा, एक्स उसका क्या है, प्लस। लेकिन बच्चों जो y बराबर 0 है, ये ऐसे आएगा। क्यों आएगा, इसके लिए आपने सीखा होगा, आपके सर ने बताया होगा, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। 10वीं क्लास में कुछ नॉलेज हो तो, d का मान 0 से बड़ा, d का मान 0 या d का मान 0 से छोटा। जब d का मान 0 से छोटा हो तो बच्चों हमेशा कैसे आपको दिखाएंगे, मूल कैसे आएंगे, काल्पनिक। ऐसे बोला होगा आपके सर ने, मूल कैसे आते हैं, काल्पनिक आते हैं। अरे हाँ कि ना। अब काल्पनिक का मतलब ये होता है कि देखो आप क्या कर रहे हो, जबरदस्ती देखो, मान लो ये प्लस होता है, एक्स स्क्वायर प्लस के 5x प्लस 6, तो जब आप इसका b निकालते, विविध कर बोलते हो शायद आप इसको, विविध कर, डिटर्मिनेंट्स, ठीक है बच्चों, विविध कर। तो विविध कर जब आप b स्क्वायर माइनस 4ac निकालोगे, मान रखोगे, तो आप ये चेक करोगे कि ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कैसी वैल्यू आ रही है, ये तो नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ठीक है बच्चों। तो नेगेटिव वैल्यू एक बार चेक कर ही लेते हैं, नेगेटिव वैल्यू आ रही है कि नहीं आ रही, ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। b की वैल्यू 5, तो 5 का कितना हो गया 25 माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 1, c की वैल्यू क्या है 6, तो 25 माइनस 24, तो कितना गया 1, तो 1 तो 0 से बड़ा होता है, तो बच्चे ये आ गया, नेगेटिव नहीं आ रही, मैं जबरदस्ती काल्पनिक बना रहा हूँ, तो इसका मतलब ये कटेगा, इसका मतलब ये कटेगा, तो ये ऐसे आएगा, ठीक है बच्चों। देखो इसका मतलब d ग्रेटर देन 0 का मतलब है ऐसे, d बराबर 0 का मतलब कैसे है, ऐसे, ठीक है बच्चों। और d लेस देन 0 का मतलब क्या है, ऐसे, ये है 3 मतलब, ठीक है, ग्राफ से भी मैं समझा रहा हूं आपको ऐसी चीजें, ठीक है बच्चों। तो अब इसमें क्या है, ऐसे कट गए तो इसके भी कितने हल आएंगे, 2 हल आएंगे। अब ये कौन सा आ जाएंगे, -2 और -3, चेक कर लो, -2 -3 बन रहा होगा इसका, ठीक है बच्चों। तो -2 -3 अपन बनेंगे -2, तो अब बोलो, तो -2, तो इसका आंसर कितना जाएगा, -2 और -3। लेकिन ये कितना है, प्लस के 2 प्लस के 3, और ये कितना आ गया -2 -3, तो क्या वेरीफाई संतुष्ट कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, दोनों बराबर नहीं है, तो ये समान समुच्चय नहीं होंगे। तो समान सब, अब आप आंसर में देख लेना, आंसर में यदि समान समुच्चय दे रखे हैं तो फिर आप इसको माइनस कंसिडर करना, और यदि नहीं दे रखे हैं समान समुच्चय तो आप इसको क्या कंसिडर करना, प्लस। बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0 को हल करोगे तो क्या जाएंगे, जब यहाँ पे हल करोगे ये प्लस है तो ये प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस ये प्लस ये प्लस होगा, ये प्लस ये प्लस होगा, ये प्लस ये प्लस होगा, तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस आ जाएगा ना, तो -2 -3 आएगा। और आ गए ना समझ में। अभी इसकी कहानी अभी आपको नहीं समझ आ रही तो अभी तो देखना, इसको तो और खोल के रख देंगे, पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मैं ला लो, तो समझ में आ गया ये। तो 5वें में पहला जो देख लेना ऑप्शन के अकॉर्डिंग, यदि दे रखा है तो इसका मतलब माइनस लगा लेना, नहीं दे रखा है तो प्लस लगा लेना, ठीक है बच्चों। चलो मैं चेक ही कर लेता हूँ ना, अभी तुम्हारे ऊपर, तुम अभी तो बहुत छोटे छोटे बच्चे हो बच्चों, है ना, इतना जुर्म कैसे कर सकता हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे हाथ थक जाएंगे पीछे जाके देखूंगा तो, ठीक है बच्चों। तो ऐसा अपन नहीं करेंगे, तो अपन देख लेते हैं। तो 5वें के पहले में नहीं, तो इसका मतलब पेयर नहीं है, तो नहीं है तो फिर क्या लगाना है आपको, प्लस ही कंसिडर करना है। ओके मेरा लो, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब अपन बात कर लेंगे कैसा,
क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा, तो 5 का दूसरा देखेंगे बच्चों। कहानी घर घर की जाओ तुम चाटा टाटा। देखो बच्चों दूसरा क्वेश्चन, आपको एक समुच्चय ए दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? प्रॉपर्टी यानी समुच्चय निर्माण विधि में मुझे x ढूंढ के लाना है। और x कैसा नियम है? x किस नियम को फॉलो कर रहा है कि x शब्द फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है बच्चों। तो ये कैसा समुच्चय है? ये समुच्चय है समुच्चय निर्माण विधि। अब मुझे इसका रोस्टर विधि में लिखना है, तो बोलो बच्चों क्या है? मुझे x लाना है और x क्या है? x इस शब्द का एक अक्षर है। तो इसमें कितने अक्षर है? F O L और W। रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा, एक अक्षर एक ही बार आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट बच्चों? यहाँ पे वो 2 बार है, लेकिन मुझे तो कितनी बार लिखना है? एक बार। L 2 बार है, एक ही बार लिखना है, ठीक है ओके। चलो B देखो, इसी में B क्या दे रखा है? B भी आपका समुच्चय निर्माण विधि में दे रखा है। और क्या दे रखा है? Y एक अवयव लेना है। और Y का नियम क्या है कि Y शब्द वोल्फ का एक अक्षर है। तो बोलो बच्चों इसका कितना जाएगा? B जी इक्वल टू कितना जाएगा? WOLF। और फिर चेक करो, इसमें W, अरे हाँ O, अरे हाँ L और F, अरे ये तो बराबर हो गए। यानी इस समुच्चय में आने वाले अवयव और इस समुच्चय में आने वाले अवयव क्या है? इक्वल है। तो इसका मतलब समुच्चय A और B कैसे कहलाएंगे? समान समुच्चय। कैसे कहलाएंगे? समान समुच्चय। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो बच्चों, नीचे दिए गए समुच्चय में से समान समुच्चयों का चयन करो। तो आपको H तक दे रखा है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखो, बहुत सिंपल सा है, मैं ऐसे बता देता हूँ आपको। A आपको दे रखा है क्या? 2 4 8 12। ढूंढो बच्चों, 2 4 8 12 कहीं है क्या? B में नहीं है, C में नहीं है, D में नहीं है, E में नहीं है, F में नहीं है, G में नहीं है, H में नहीं है। तो इसका समान समुच्चय है ही नहीं। A खत्म करो। फिर आ जाओ B क्या दे रखा है बच्चों आपको? 1 2 3 4। ढूंढो बच्चों 1 2 3 4 कहाँ है? D में। और हाँ, तो B बराबर क्या हो जाएगा? D। समझा है बच्चों? खत्म। C देखो, C क्या है बच्चों? 4 8 12 14। ढूंढो 4 8 12 14 कहीं है क्या? नहीं है, तो खत्म। फिर बाद में D का तो हो ही गया, B और D बराबर हो गए, पोस्टमार्टम हो गया। उसके बाद आ गया E क्या है? -1,1। ढूंढो -1,1 कहाँ है? G। अरे हाँ, E और G क्या हो गए? बराबर। E और G क्या हो गए? बराबर। फिर F देखो 0,A। ढूंढो 0,A है क्या कहीं? नहीं है। 0,1 है वो लास्ट में, A नहीं है, ठीक है। तो F का कहीं भी नहीं है समान। G का तो ढूंढ ही लिया, H का ही नहीं 0,1। तो इसके कितने आंसर आ जाएंगे? केवल 2। B और D बराबर है और E और G बराबर। तो बच्चों इस प्रकार आपकी क्या समाप्त, ये 1.2 समाप्त होती है। ठीक है मेरे लालो, समझ में आया? चलो अब मिलेंगे 1.3 में।